बोलिए कालका माता की जय। बोलिए कालका माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय जस्टिस श्रीवास्तव जी, हमारे मित्र त्रिपाठी जी, मंच पे उपस्थित वरिष्ठ जन एवं सामने संतजन, भाइयों बहनों, साथियों, आज का जो कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ ने किया है और जो मुझे गुरुदेव का आदेश हुआ कि मैं भी इस पे अपनी बात रखूं, तो सबसे पहले तो मैं गुरुदेव को बधाई देता हूं कि आपने ऐसे समय में जहां इसकी बहुत अति आवश्यकता थी इस विषय पे चिंतन करने की, मनन करने की, उस पे आपने दिल्ली के मुख्य स्थान पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया में समस्याएं रोज दिख रही हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इसमें से जितने लोग हैं सब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। अगर फेसबुक ट्विटर पे नहीं भी हैं तो व्हाट्सएप पे है ही हैं, व्हाट्सएप से मैसेज आता रहता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पे बंगाल में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, सबको पता है। जो चीज़ें पहले कभी असम बंगाल के बॉर्डर पे हो रही थी, असम के बॉर्डर पे हो रही थी, वो उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच चुकी हैं। जो कभी चीज़ें कश्मीर में हो रही थी वो राजस्थान में हो रही हैं, महाराष्ट्र में हो रही हैं और गुजरात में भी हो रही हैं। तो इसका मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य बचा नहीं है जहां पे वो विचारधारा, चरमपंथी विचारधारा अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये समस्या आज की है, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत ये है, और आप भी अगर विष्णु पुराण पढ़ेंगे और विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो विष्णु पुराण धारावाहिक है, BR चोपड़ा साहब ने बनाया था, उसको एक बार देखिए ज़रूर। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे या विष्णु पुराण धारावाहिक देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आतंकवाद और मतलब ये समस्या, दो संस्कृतियों के बीच में जो टकराहट है वो आदिकाल से है। एक संस्कृति क्या रही? वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधुत्व, समता समानता समरसता, एक ऐसी सोच रही। दूसरी सोच रही एको हम द्वितीयो नास्ति। इन दो सोच के बीच में जो टकराहट है आज से नहीं है, आदिकाल से है। पहले युद्ध होते थे, देव दानव के बीच में युद्ध होते थे कि नहीं होते थे भाई? जरा बोलिए जरा। देखिए पहले तो लगातार बोलते जाइए, भोजन किए हैं इसलिए लगातार बोलते रहिए, और हम भाषण नहीं देते, हम संवाद करते हैं, इसलिए हम जब भी कुछ कहें तुरंत उसका रिस्पॉन्स करिए। देव दानव के बीच में लड़ाई होती थी कि नहीं? मानव राक्षस के बीच में लड़ाई होती थी कि नहीं? ये उसी का नया वर्जन चल रहा है। इसलिए आप अगर ये सोचते हैं आतंकवाद, मजहबी उन्माद, कट्टरवाद ये नई समस्या, तो नई समस्या नहीं है, आदिकाल से है। और मैं रिपीट कर रहा हूं, विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। BR चोपड़ा ने बनाया था, महाभारत के बाद बनाया था, उसको देखिए। इनफैक्ट जो महाभारत में नीतीश भारद्वाज ने भगवान कृष्ण का रोल किया है, वही उन्होंने उसमें परशुराम जी का रोल किया है उस धारावाहिक में, आप देखिए उसको। अब बात आई कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि समस्या सबको पता है। घुसपैठ है, धर्मांतरण है, जिहाद है, रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, मजहबी उन्माद है, भेष बदल के जाल बिछाना है, नाम बदल के जाल बिछाना है, कपड़े बदल के जाल बिछाना है, तिलक लगा के जाल बिछाना, अलग अलग तरीके की समस्या है। इसका समाधान क्या है? इसके रूट का एनालिसिस करते हैं। मैं इंजीनियर बनने के, वकील बनने के पहले गुरुदेव में इंजीनियर था। मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के वकालत किया क्योंकि मुझे लगा इंजीनियर जिंदगी भर इंजीनियर रह जाऊंगा, शायद समाज के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दिया। मैं मारुति में था, गुड़गांव में, जहां मारुति कार बनती, इसी में था मैं। तो वहां चूंकि जापान के लोग के साथ मैं काम करता था, जैपनीज में बड़ी अच्छी बात है, वो हर समस्या की रूट का एनालिसिस करते हैं। जैसे मारुति में एक प्रैक्टिस है, अगर मशीन खराब हो गई तो तुरंत मशीन ठीक नहीं करना है,
पहले उसकी वाई वाई एनालिसिस करनी है। मशीन क्यों खराब हुई? ऑपरेटर ने कोई गलती किया, या इसका जो रॉ मटेरियल है वो गड़बड़ है, मैन गड़बड़, मेथड गड़बड़, मशीन गड़बड़, क्या गड़बड़? पहले उसको एग्जामिन करो, उसके बाद फिर प्रॉब्लम ठीक करो। और एक प्रॉब्लम अगर दोबारा आ गई तो समझो नीचे से ऊपर तक सबकी पेशी, प्रॉब्लम रिपीट नहीं होनी चाहिए। जापान में शांति का मूल कारण यह है कि जापान में हर समस्या की रूट का एनालिसिस करते हैं। सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, अपराध की समस्या हो, किसी भी समस्या हो, वह समस्या पे चर्चा नहीं करते, समस्या के मूल कारण पे चर्चा करते हैं, मूल और उस समस्या की जड़ पे जाके इलाज करते हैं। इसलिए वहां सड़क बार बार नहीं टूटती, वहां एक्सीडेंट बार बार नहीं होता। जहां पे अगर गलत टर्न से एक बार एक्सीडेंट हो गया, दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा। उस सड़क को इस तरीके से बना देंगे, वहां एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ये प्रैक्टिस है वहां की, इसलिए वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ड्राइवर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खराब हो, इंजन घटिया हो, टायर ट्यूब घटिया हो, पुराना हो, आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए पीछे वाले। ड्राइवर घटिया हो, गाड़ी, ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित बन सकता है क्या? जोर से बोलिए। उसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। भारत में राजतंत्र नहीं है। जहां राजतंत्र हो वहां राजा अच्छा हो, व्यवस्था अच्छी अपने आप चलेगी। लेकिन जहां कानून का राज हो, भारत में क्या है? कानून का राज है ना। किसी व्यक्ति का राज है क्या? नहीं। किसका राज है? और वो कानूनी घटिया है। तो जब कानून का राज है और कानूनी घटिया है तो राज घटिया होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा ड्राइवर हो, गाड़ी घटिया है, बात खत्म हो गई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे साथ में हमारे गुरुदेव इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्रीवास्तव साहब भी बैठे हैं। बहुत कुछ मैं इनसे सीखता रहता हूं। इनका एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, उस पर तो खुद ही बताएंगे। वो 2007 का है। बहुत सारे जजमेंट उनके लैंडमार्क हैं, लेकिन मुझे 2 जजमेंट उनके बड़े फेवरेट लगते हैं, लेकिन उसके बारे में खुद ही चर्चा करेंगे। मुझे तो जो टॉपिक दिया गया मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो बार बार मैं कहता हूं, और एक एयरपोर्ट बनाने में 50,000 करोड़ खर्च होता है। ध्यान से समझिए, एक एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्च होता है? मुश्किल से 5 करोड़ लोगों को फायदा होता है। एक कानून बनाने में 1 करोड़ भी खर्च नहीं होता, और 150 करोड़ लोगों को फायदा होता है। मानते नहीं मानते? इस देश में हम ड्राइवर बदलते रहे, ड्राइवर बदलते रहे, ड्राइवर बदलते रहे। हमने गाड़ी बदलने की बात ही नहीं किया। हम डॉक्टर बदलते गए, डॉक्टर बदलते गए, डॉक्टर बदलते गए। दवा बदलने की हमने बात ही नहीं किया। मिस्त्री बदलते गए, सीमेंट बालू पुराना वाला चलता रहा। इसलिए मैं आज समस्या पे चर्चा नहीं करूंगा, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात करूंगा। चलो घुसपैठ की बात कर लेते हैं। मेरी 2017 से मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में एनआरसी लागू करो, घुसपैठियों को पहचानो, घुसपैठियों को निकालो, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करो, इनको बाहर करो। 2017 से, जब 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने बाकायदा एफिडेविट देके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अभी तो 2022 चल रहा है, अभी तो कुछ और भी आ गए, और जो यहां हैं बड़ी स्पीड के साथ जनसंख्या विस्फोट भी कर रहे हैं। तो जो 5 करोड़ थे वो 105 करोड़ हो चुके हैं। थोड़ा इधर बंद करा दीजिए भैया, आवाज आ रही। घुसपैठ का मूल कारण समझते हैं आप? ये घुसपैठिए घूस दे के आते हैं।
क्या दे के आते हैं? घूस दे के आधार बनवाते हैं। जोर से बोलिए, क्या दे के बनवाते हैं? राशन कार्ड कैसे बनवाते हैं? वोटर आईडी कैसे बनवाते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं? पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं? तो घुसपैठ का मूल कारण क्या हुआ? घूसखोरी। घुसपैठ का मूल कारण क्या हुआ? अरे जोर से बोलो, समझ नहीं आई? घूसखोरी। तो जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी, घुसपैठ बंद ही नहीं हो सकती। और इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। एक उन्होंने कानून को चैलेंज किया। उस कानून को चैलेंज करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, असम में घुसपैठियों को पहचानो। असम में एनआरसी, उसको एनआरसी तो नहीं कहेंगे चूंकि राज्य में पहचाना जा रहा था, असम में घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले राउंड में 45 लाख घुसपैठिए पहचाने गए। कितने? इसी बीच उनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए, प्लान्ड वे में सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि थोड़ा उनको टाइम चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट आए, 2-4 एग्जांपल दे दिया, भाई देखो फला जगह घुसपैठ, फला जगह ये तो घुसपैठिया था ही नहीं लेकिन इसको बना दिया, ये घुसपैठिया था ही नहीं इसको बना दिया। और ये सब करने में 2 साल बीत गया। इस बीच घुसपैठियों ने 2000 रुपए दे के आधार, 2000 रुपए दे के राशन कार्ड, 2000 रुपए दे के बर्थ सर्टिफिकेट, 2-3 हजार रुपए दे के ड्राइविंग लाइसेंस और 2-3 हजार रुपए दे के वोटर आईडी में नाम। सारे घुसपैठियों ने 5-6 कागज बनवा लिए। जब एनआरसी शुरू हुई असम में तो कौन आता है? लेखपाल, पटवारी, यही तो आते हैं घर घर। जब वो आए रजिस्टर मेंटेन करने, उन्होंने फिर दिमाग लगाया, फिर वही काल खेला। प्रति घुसपैठिया 2-2 हजार रुपए लेखपाल पटवारी को दे दिया। लेखपाल और पटवारी बड़े चालाक, उनको लगा कि असम के लोगों का भी नाम रखूंगा और घुसपैठियों का नाम भी रजिस्टर में जोड़ दूंगा, जिससे पैसा लिया हुआ है, फिर तो असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने दिमाग लगाया। वो दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे, उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। जिससे पैसा लिया उसका नाम रजिस्टर में जोड़ दिया। अब असम के लोग क्यों पैसा देंगे? भाई आप लोगों के पास कोई रजिस्टर लेके आए, चाहे वोटर आईडी का कोई, आप पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे। तो जो वास्तव में यहाँ के नागरिक, उन्होंने पैसा ही नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सेफ करने के लिए जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ा, उतने भारत के लोगों का नाम निकाल दिया, जिससे कि टोटल पॉपुलेशन बैलेंस रहे। तो जब कंप्लीट रजिस्टर बना तो पता चला घुसपैठिए भारतीय बन गए और भारत के लोग घुसपैठिए हो गए। यह दुष्परिणाम है भ्रष्टाचार का। यह दुष्परिणाम है भ्रष्टाचार का। जितनी गौ तस्करी होती है पैसे दे के होती है। अभी एक बीएसएफ के कमांडेंट के यहां 20 करोड़ रुपए मिला है, ईडी ने छापा मारा, 20 करोड़ रुपए मिला है। बीएसएफ का कमांडेंट गौ तस्करी करवा रहा था। कड़वी सच्चाई बोलना पड़ेगा, वो बीएसएफ का हो कोई हो, अगर जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो गद्दारी कर रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा खतरा। सरकारें केवल 2 चीज के लिए काम कर रही हैं, या तो वोट के लिए काम कर रही हैं, या तो नोट के लिए काम कर रही हैं। वो काम कर रही हैं जिससे वोट बढ़ेगा, वो काम नहीं कर रही हैं जिससे वोट घटेगा। वो कानून बना रही हैं जिससे वोट बढ़ेगा, वो कानून नहीं बना रही जिससे वोट घटेगा। बड़ी क्योंकि अच्छा उनकी मजबूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव जीतना है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि समस्या की चर्चा करके समस्या का इलाज नहीं हो सकता। हमें उसके जड़ में जाना पड़ेगा। आप जितनी समस्याओं के जड़ में जाइए, आपको दो ही मूल कारण मिलेंगे, या तो भ्रष्टाचार या जनसंख्या विस्फोट। ये जो छुटभइये नेता हैं, जो जाति के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, दलित बनाम संवर्ण करते हैं,
अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करते हैं। क्यों करते हैं? जरा जब बताइए क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वोट के लिए। वोट क्यों? और वोट क्यों चाहिए? जीतने के लिए। और जीतना क्यों चाहते हैं? और सत्ता क्यों चाहिए? सेवा के लिए चाहिए, मेवा के लिए चाहिए। सत्ता किस लिए चाहिए? तो अब आप ये बताओ, अगर इस सत्ता को नो प्रॉफिट नो लॉस बना दिया जाए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, तो आएंगे क्या? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए गुरुदेव, जाति का जहर बोने वाले खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए, भाषा के आधार पे कौन लड़ाता है? नेता। आपस में कोई दिल्ली वाला तमिलनाडु वाला आपस में लड़ता है क्या? कौन लड़ाता है? नेता। क्यों लड़ाते हैं? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? जोर से बोलो। मेवा के लिए। क्षेत्र के आधार पे कौन लड़ाता है? क्यों लड़ाते हैं? वोट क्यों चाहिए? सत्ता क्यों चाहिए? बस अल्टीमेट बात वहीं पहुंच गई, मेवा पे। बात कहां पहुंची? बस क्योंकि आज की डेट में राजनीति सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ 5 साल में। इतना बड़ा धंधा कोई और है क्या? शेयर वेयर में भले शेयर मार्केट में 5 करोड़ लगा कोई 50 करोड़ कमा ले तो कमा ले, नहीं मुझे लगता बाकी और कोई बिजनेस है उसमें घाटा भी होता है। लेकिन यहां पक्का है कि 5 करोड़ लगाया तो 50 करोड़ मिलेगा। इतना फायदेमंद धंधा है क्या कोई? जोर से बोलो भाई। अब ये ठीक कैसे होगा? कानून बनाना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा? कानून। मैंने अभी कुछ दिन पहले इंडियन पिनल कोड, सर श्रीवास्तव सर, जैसे अपना इंडियन पिनल कोड है ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। तो मैं भारत के इंडियन पिनल कोड और अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को कंपेयर कर रहा था कि उस अपराध में यहां कितनी सजा है और वहां कितनी सजा है। इंडियन पिनल कोड में किडनैपिंग करने पे मैक्सिमम 7 साल की सजा है। कितनी सजा है? फेडरल पिनल कोड में अमेरिका में किडनैपिंग करने पे मिनिमम 50 साल की सजा है। और यहां एक आदमी को किडनैप करो तो भी 7 साल, 2 को किडनैप करो तो भी 7 साल, 3 को करो, 5 को करो 7 ही साल है। कितना होगी मैक्सिमम? वहां 1 को करो 50 साल, 2 को करो 100 साल, 3 को करो 150 साल, 4 को करो 200 साल। अब बताओ अमेरिका में कोई किडनैप करने की हिम्मत करेगा? यहां पे शारदा स्कैम हुआ, नारदा जी चिटफंड बना बना के लोग स्कैम करते रहते हैं ना। किसी को सुना आपने चिटफंड वालों को कभी किसी को 10-20 साल सजा हुई हो? सबसे बड़ा चिटफंड तो सहारा ने बनाया था, कहां हुआ? मैक्सिको में एक आदमी ने चिटफंड बना के सर 16,000 लोगों को लूटा था। चिटफंड कंपनी बना के 16,000 लोगों को उसने पैसा लेके गमन कर दिया। ध्यान से सुनो, उसको सजा हुई है 1,71,078 ईयर की। कितनी हुई है? 1,41,078 साल की। वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन सजा ऐसा देते हैं कि खौफ रहे मन में। जब उदयपुर वाला कांड हुआ, कन्हैया वाला, तो मैं कंपेयर कर रहा था कि इंडियन पिनल कोड में इसको कितनी सजा होगी और अमेरिका में ये काम करता। अगर ये कन्हैया की हत्या अमेरिका में होती तो मारने वाले को क्या सजा होती। तो पता चला कि फेडरल पिनल कोड के हिसाब से कन्हैया के हत्यारों को 550 साल सजा होती। कितनी सजा? क्योंकि हमारे यहां एक धारा है 302, पति पत्नी का मर्डर कर दे 302, पति पत्नी का कर दे 302, भाई भाई का मर्डर कर दे 302, सड़क पे जा रहे और रोड रेज हो जाए 302, गाड़ी टकरा के एक दूसरे को मार दो 302, छुरे से काटो 302, हलाल करके काटो तो भी 302, टुकड़े टुकड़े करके काटो 302, बोटी बोटी करके काटो, सब में 302। हमारे पूरब में कहते हैं सब धान 22 पसेरी। पूरब वाले जानते हैं सब धान। यहां एक धारा है 302, हत्या के बाद वही लगेगा। फेडरल पिनल कोड में मर्डर की धारा अलग है, रियॉटिंग की धारा अलग है,
बुचरिंग की धारा अलग है, मैनस्लॉटर की धारा अलग है, हेट क्राइम की धारा अलग है, टेररिज्म की धारा अलग है। इफेक्ट सारा मरना ही है, अलग अलग धारा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो समस्या भारत में है, अगर वो अमेरिका में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, तो क्यों? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं? जोर से बोलिए जरा। क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं? तो जो चीज भारत में हो रही है वो अमेरिका या सिंगापुर में क्यों नहीं होती है? अंतर क्या है? कानून का अंतर है, कानून का। जिसमें से लोग गूगल करने वाले हैं, जरा देखिए। कभी कभी मैं ट्वीट भी डालता भी रहता हूं। जैसे अभी अमेरिका में एक आदमी ने एक शर्ट चुराई थी तो 5 साल की सजा हुई, उसने दूसरी शर्ट भी चुरा लिया तो उसको 20 साल की सजा हुई है, क्योंकि उसने शर्ट को दोबारा चुरा लिया। तो कितने साल को हुई? कितने साल को हुई? हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी को 7 साल की भी नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, किसी को 7 साल की नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, उस कोयला घोटाले में शामिल कोयला सचिव गुप्ता जी को 3 साल की सजा हुई है। अमेरिका में 2 शर्ट चुराया था, 20 साल के बाद छूटा है। हमें बहुत समझना पड़ेगा इसको। अभी आप लोग एक वीडियो वायरल, एक फोटो बार बार आ रही है, झारखंड की एक लड़की को टांग दिया। कानून समयकालीन होना चाहिए। चाइना में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपने देश आतंकवाद किया और गोली मारा या कुछ किया तो आपको फांसी होगी। फांसी कैसे होगी उसको समझिए। पहली बात तो 10-20 साल मुकदमा नहीं चलेगा, रात को वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलेगी, ये सब सिस्टम वहां नहीं चलेगा। वहां 2 साल के अंदर हो जाएगा। आपने अगर देश के साथ गद्दारी किया, मान लो कहीं बम फोड़ा, आपको वहीं लाया जाएगा जहां आपने बम फोड़ा था। आसपास के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फला दिन इसको फांसी होगी, जिससे वहां के एरिया के लोग आ जाएं, सब देखें आके। उसके बाद वहीं उसको डिपेंड करेगा उसको सजा क्या, गोली मारने की हुई या फांसी देने की हुई है। अगर गोली मारने की हुई तो उसको 5 गोली मारी जाएगी। गोली मारने के बाद जो खाली उसका खोखा होता है, उसकी एक रसीद बनाएंगे, इसकी कीमत इतनी हुई, उसके परिवार को दे दिया जाएगा कि तुम्हारे इस गद्दार को हमने गोली मारी है, गोली मारने में 5 गोली खर्च हुई है, ये गोली का खर्चा है, इसको आप जमा करा दीजिए। आपको लगता नहीं हमें इस रास्ते पे जाना पड़ेगा? बोलिए जरा एक बार, बोलिए। कानूनों में बदलाव की जरूरत है कि नहीं है? सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत कहां शुरू हुआ? भारत में। विदुर जी ने बोला, चाणक्य ने बोला। सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत दुनिया ने अपनाया, कानून बनाया, हमने नहीं अपनाया। हम मानवाधिकार पे बने रह गए। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया, आज वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन देशों ने मानवाधिकार की बात किया, आज वहां बदहाली है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, कट्टरवाद है, चरमपंथ है और गले काटे जा रहे हैं। आप एग्जाम्पल सामने आपके। अगर कोई समस्या भारत में है, चाइना में नहीं है, भारत में है, सिंगापुर में नहीं है, भारत में है, फ्रांस में या अमेरिका में नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है, 2 ही अंतर एक ही हो सकता है, या तो राजा का अंतर है या तो कानून का अंतर है। 2 ही अंतर है। राजा में तो हमारे राजा से तो, हमारे प्रधानमंत्री से मेहनती, हमारे प्रधानमंत्री से ईमानदार, हमारे प्रधानमंत्री से देशभक्त, तो मुझे नहीं लगता कि वो है। अंतर केवल इतना आ रहा है कानून का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पार्टियों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, लेकिन कभी कानून की बात नहीं करते। शायद ये समस्या है जिसकी वजह से हमें परेशानी बनी हुई है। दूसरा, अभी तक मैं टॉपिक के बाहर था, लेकिन अब मैं टॉपिक पे आ जाता हूं।
हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यही कहता है ना। अच्छा, समता समानता की बात सब करते भी हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां समता समानता समरसता की बात करती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर की बात करती हैं। कुछ नेता तो आजकल अपनी कुर्सी के पीछे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा के बैठे हुए हैं, देखा नहीं देखा आपने, बैठे हुए, लेकिन एक्चुअल में उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे। जब हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, क्या आज की डेट में समान अवसर मिल रहा है क्या? अरे भैया, एग्जाम सबका एक हो रहा है, एनडीए का एक एग्जाम, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, आईएएस का एक पेपर, पीसीएस का एक पेपर, सारे पेपर तो कॉमन हो रहे हैं। और पढ़ाई, सीबीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, दिल्ली बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, मदरसा बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। लोगों की सोच एक जैसी हो, उसके लिए पहले पढ़ाई तो एक जैसी हो। लोगों की सोच तो तब एक होगी जब लोगों की बचपन की किताब एक होगी। आप मानते नहीं मानते? सोच कहां से डेवलप होती? बचपन से। बचपन से अलग अलग पढ़ रहे हैं और सब गरीबों की बात करते हैं, गरीब गरीब, गरीबों का कल्याण, गरीबों का कल्याण। गरीबों के कल्याण के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है समान शिक्षा। एक किताब लागू करो, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, भाषा उसकी अलग हो, लेकिन किताब तो एक होनी चाहिए, सिलेबस तो एक होना चाहिए। गरीब और अमीर के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों? सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे की किताब अलग अलग क्यों? हिंदू और मुसलमान के बच्चे की अलग अलग किताब क्यों? 12वीं तक कॉमन एजुकेशन लागू करिए, उसके बाद जिसको जो पढ़ना अपना पढ़ता रहेगा। भाई, जब सबको पता है, करीब मदरसे का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, भारत में समान शिक्षा लागू करने की जरूरत है। वास्तव में अगर हम समता समानता समरसता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समान शिक्षा लागू करना चाहिए। गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुसलमान, बिहार का हो या बंगाल का, मंत्री हो या संतरी, सबके बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? बोलिए, सहमत है कि नहीं है? देखो, आप लोग बीच में, हमें पता कैसे चलेगा कि आप सहमत है कि नहीं सहमत है? या तो मुंह से बोलो या हाथ से बोलो, कुछ तो करो। इसलिए हमारा यह मानना है कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भारत में, एक समान शिक्षा और दूसरा समान नागरिक संहिता। एक क्या? समान शिक्षा, दूसरा, जोर से बोलिए, समान नागरिक संहिता। समान शिक्षा लागू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको लागू करने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको रिसर्च नहीं करना है। इस देश में अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन भी हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। आखिर जीएसटी में कैसे चलती है? जीएसटी सिस्टम कैसे चलता है? एक सेंट्रल लेवल पे जीएसटी काउंसिल है, केंद्र के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उसकी अध्यक्षा हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष हैं, और हर 3 महीने में बैठक करते हैं। बैठक करके ये तय करते रहते हैं कि किस सामान पे कितना टैक्स देना है, कम करना है, बढ़ाना है। ऐसे ही चलती है जीएसटी काउंसिल, ऐसे काम करती है। आप उसी की पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बना दीजिए, केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे, एक्सपर्ट कमेटी बन जाएगी, एक्सपर्ट कमेटी देख लेगी, एक मैथ की एक्सपर्ट कमेटी होगी, सारे राज्यों का सिलेबस देख लेगी, सीबीएसई आईसीएसई सब क्लासेस देख के एक किताब तैयार कर देगी। एक साइंस की एक्सपर्ट कमेटी होगी, पूरे देश भर में जहां जहां साइंस किताब पढ़ाया जा रहा है उसको मिला के एक किताब तैयार कर देगी।
हिंदी का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, मैथ का सिलेबस एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, सबका एक हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, मंत्री और संतरी के बच्चे की जब तक किताब एक नहीं होगी, इस देश में समता, समानता, समरसता नहीं आ सकती। और लागू करने का तरीका मैं बता रहा हूं। एक कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया गुरुदेव, उसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा अधिकार कानून। कुछ लोगों को आइडिया भी होगा, उसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें केवल एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। क्या जोड़ने की जरूरत है? अभी उसका नाम राइट टू एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन है, उसमें एक शब्द जोड़िए इक्वल, वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी उसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून, आप समान जोड़ते बन जाएगा समान शिक्षा अधिकार कानून। और किताब डिजाइन कर दीजिए, अंतर केवल इतना रहेगा कि फिजिक्स बंगाल में जो फिजिक्स होगा वो बंगाली भाषा में होगी, महाराष्ट्र में वही फिजिक्स मराठी में होगी, गुजरात में वही फिजिक्स गुजराती में होगी। इस देश में केंद्रीय विद्यालय चलता है ना, पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक होता है कि नहीं होता? जरा बताइए। होता है। इस देश में नवोदय स्कूल चलता है, पूरे देश का नवोदय का स्कूल सिलेबस एक होता है कि नहीं होता? और शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसका मतलब पार्लियामेंट के पास अधिकार है। राइट टू एजुकेशन पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, एक शब्द जोड़ना है। और आज भी मैं ये वीडियो अभी बाद में बहुत सारे यूट्यूब पे जाएगा, आज मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने उस कानून का ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है। इस देश में समान शिक्षा लागू करने के लिए मैंने कानून का ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं सांसदों का कि सांसद आए, मैं उनको ड्राफ्ट दे दूं और ले जाके पार्लियामेंट में उसको पेश कर दें। समान नागरिक संहिता, आप ये बताइए, शादी विवाह की उम्र अलग अलग होनी चाहिए क्या? बोलिए जरा। मिनिमम, मतलब हिंदू की शादी की उम्र अलग, मुसलमान की शादी की उम्र अलग होनी चाहिए क्या? गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए कि नहीं, चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी की? जोर से बोलिए भाई। तलाक लेने का तरीका देश की सभी बेटियों का एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तलाक का आधार सबका एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यही समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता कुछ अलग से नहीं है। इनफैक्ट आज मैं आपके सामने संडे को बोल रहा हूं और कल ये मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी भी है समान नागरिक संहिता की, कल उस पर बहस भी है। मतलब भारत जैसे सेकुलर देश में हमने शादी विवाह की उम्र अलग अलग किया, गुजारा भत्ता का कानून अलग अलग, गोद लेने का नियम अलग अलग, तलाक लेने की प्रक्रिया अलग अलग, तलाक देने का तरीका अलग अलग, सब अलग अलग। और हम कहते हैं हम सेकुलर हैं। और एक बात और, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार की बात कर रही है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार की मांग कर रही है। बाकी दुनिया के और देशों में माइनॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार की बात करती है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग कर रही है। और देशों में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी कह रही धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। यहां उल्टी राह चल रही है। यहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी का धर्मांतरण कर रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसका उल्टा है, वहां मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी का धर्मांतरण करा रही है। यहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी की संख्या कम होती जा रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजॉरिटी कम्युनिटी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जो 75 थे 80 हुए, 85 हुए, 90 हुए, 95 हुए, 98 हो गए। यहां जो 90 थे
88, 87, 85, 80, 78 आ गए। तो समाधान क्या है इसका? पहला समाधान मैंने आपको बताया, अगर आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करोगे घुसपैठ नहीं रुकेगी। आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओगे, नसबंदी घोटाला हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भ्रष्टाचार खत्म नहीं करोगे, अगर आप लॉलीपॉप की स्कीम लाओगे कि जो जनसंख्या नियंत्रण कराएगा हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नसबंदी घोटाला होगा। 50,000 रुपए डॉक्टर साहब रख लेंगे, 50,000 रुपए जिसके नसबंदी होनी उसके नाम पे चला जाएगा। कागज पे नसबंदी होगी, एक्चुअल में नसबंदी होगी नहीं। आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करोगे, जैसे असम के एनआरसी फेल हो गई, इसे पूरे देश के एनआरसी फेल हो जाएगी। असम में एनआरसी फेल हो गई ना, और किसके रहते हुए? भाजपा के शासन में रहते हुए फेल हो गई। क्यों भाई? मुख्यमंत्री कितना ईमानदार हो, क्या फर्क पड़ता है जी, जब तक सिस्टम ठीक नीचे नहीं होगा। और भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका, थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। इस देश में आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कितने लोगों को? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से, जो ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। अब ये बताओ, जब 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, जो 20% ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा, जरूरत है? और आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 51 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में जो सबसे लैंडमार्क था काम, जो उनके बाद में हुआ है, वो हुआ बैंक का। 43 करोड़ जनधन खाते, 8 करोड़ नॉर्मल खाते, टोटल खाते कितने हो गए? 51 करोड़। 51 करोड़ बैंक खाते का मतलब 51 करोड़ एटीएम। बड़ी सीधी सी बात है, हर खाते पे एक एटीएम मिलता है। जनधन वालों को रुपए कार्ड मिलता है। बात तो एक ही। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, इस देश का 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अलगाववाद खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगी। भ्रष्टाचार खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा। जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं, कोई भी मुफ्त में नहीं होती, सब पैसे के लिए होती है, पैसे से होती है। आप लोग यहां आके बैठे हुए हो, आपको किसी ने पैसा नहीं दिया हुआ, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के काम अपना जनधन, अपना तनमन लगा किया जाता है। लेकिन अगर यही बैठक नक्सलियों की होगी, माओवादियों की होगी और देश विरोधियों की होगी, तो बाकायदा उनको 1000-2000 रुपए मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। 100 रुपए की नोट रखिए, अगर एक अटैची में 1 करोड़ आएगा, उसी अटैची में 2000 की नोट रख दीजिए, कितने करोड़ हो गया? 20 करोड़। जिस देश में जितनी बड़ी नोट होती है, उतना ज्यादा वहां काला धन होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है, उतना ज्यादा वहां पे बेनामी प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। और जिस देश में जितनी ज्यादा काला धन होगा, जितना बेनामी होगी, उतना ज्यादा वहां पे अराजकता होगी, अलगाववाद होगा, कट्टरवाद होगा, मजहबी उन्माद होगा। अभी आपने सुना होगा, जब पूरा कानपुर में दंगा हुआ, एक दिन में आया 52 करोड़। बंगाल में सुना होगा आपने, एक दिन में आया 31 करोड़। जब ये बहुत सामान्य से नियम है, आपको दुश्मन से लड़ना है तो अपने हथियार तो मजबूत करना ही पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की रसद काटना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है। आर्मी में कहते हैं कि काम करो, जो दुश्मन यहां खड़ा है, इसकी पीछे की जो सप्लाई आ रही है ना, उस सप्लाई को रोको, इसको खाना पीना बंद करो इसका, अपने आप ये लड़ाई छोड़ के भागेगा। 50,000 करोड़ के आसपास जिहादियों को आ रहा है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास मिशनरियों को आ रहा है। जिहादियों को हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से आ रहा है। मिशनरियों को FCRA कानून है
2010 में बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, उस FCRA के जरिए आ रहा है। जब तक ये मिशनरियों की, जिहादियों की फंडिंग नहीं रोकी जाएगी, तब तक देश विरोधी गतिविधियां रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जब तक बड़ी नोट बंद नहीं होगी, तब तक देश विरोधी गतिविधियों को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, 2016 में हुआ क्या था? नोटबंदी हुई थी या नोट बदली हुई थी? जोर से बोलिए जरा। 500 की नोट बंद हुई थी या 500 के बदले 500 आई थी? उसको नोट बंदी कहते हैं, नोट बदली कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इस देश में नोटबंदी की जरूरत है। एक होता है डिमोनेटाइजेशन, एक होता है करेंसी एक्सचेंज। 500 रुपए बंद करके दूसरा 500 रुपए लाना, इसको कहते हैं नोट बदली। क्या कहते हैं? नसबंदी का मतलब नसबंद, ऐसे नोटबंदी का मतलब नोटबंद। हमें, चूंकि यहां पे सारे राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं, हमारे पास समय बहुत कम है और भी श्रीवास्तव जी को बोलना है, बाकी लोगों को भी बोलना है, कई लोगों को बोलना है। मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं। समान नागरिक संहिता पे श्रीवास्तव जी अपनी बात रखेंगे। इस देश को आप समझ लीजिए, ये भ्रष्टाचार खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जासूसी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, गद्दारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगी, रोहिंग्या घुसपैठ बंद होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगी, बांग्लादेशी घुसपैठ बंद होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, विदेशी फंडिंग बंद होगी, धर्मांतरण रुकेगा, विदेशी फंडिंग बंद होगी, जिहादियों की कमर टूटेगी, भ्रष्टाचार बंद होगा, हवाला बंद होगा, लैंड जिहाद रुकेगा, भ्रष्टाचार हवाला रुकेगा, लब जिहाद रुकेगा, भ्रष्टाचार हवाला रुकेगा, जितनी भी XYZ गतिविधियां हैं सब बाहर से आ रहा है। 50,000 करोड़ के आसपास हवाला के जरिए आ रहा है, 50,000 करोड़ के आसपास FCRA के जरिए आ रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह ये करूंगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद करिए। गुरुदेव ने जिस तरीके से कार्यक्रम आज एक दिन कर दिया है, लेकिन इसको कंटिन्यू करिए। और एक आग्रह और, कितने लोग फेसबुक पे, जरा हाथ उठाइए, फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? एक तो सब लोग फेसबुक यूज करिए। वैसे मैं सोशल मीडिया का विरोधी हूं, लेकिन आज आपको कह रहा हूं यूज करिए। सब लोग 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए। कितने कितने? क्योंकि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है, आराम से। और फेसबुक पे फ्रेंड बनाते समय जाति, भाषा, क्षेत्र मत देखिए। तमिलनाडु वाले को भी जोड़िए, केरल वाले को भी जोड़िए, नहीं जानते उसको भी जोड़िए, सबको जोड़िए। बाद में कोई जिहादी आ जाएगा, उसको ब्लॉक कर देना। कोई आपको लगे उल्टा सीधा आदमी जुड़ गया, क्योंकि जो बात एक व्यक्ति कहे और उसको 500 लोग सुने, और जो बात एक व्यक्ति कहे उसको 5 लाख लोग सुने या 5 करोड़ लोग सुने, अंतर आएगा नहीं आएगा? आएगा अंतर ना। समस्या बताने वाले बहुत लोग हैं, समस्या की चर्चा लगातार हो ही रही है। पिछले 75 साल से हम समस्या बीमारी कर ही रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, रोग की चर्चा करने से रोग खत्म होगा या बीमारी दवा ढूंढना पड़ेगा? जब तक दवा नहीं बनेगी तब तक बीमारी ठीक होगी क्या? और खतरा कितना ज्यादा है, इसको मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में हिंदू, मेरी PIL चल रही, कुछ लोगों को पता भी होगा। 200 जिलों से बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है। टोटल जिले हैं 750। 750 में 200 जिले खाली होने वाले हैं पूरी तरीके से। बंगाल का 14 जिला, असम का 9 जिला, बिहार का 6 जिला, झारखंड का 3 जिला, यूपी के, ऐसे पूरे देश में। इसका समाधान 1-2 नहीं है। सर दर्द हो 1 गोली खा लीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं। बुखार हो 2 गोली खा लीजिए ठीक हो जाएगा। कैंसर के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 10 गोली खाना पड़ेगा। ये जिहाद एक कैंसर है, इसको आप समझ लीजिए। ये जिहाद क्या है? ये
ये एक चीज से नहीं, ये केवल समान शिक्षा से नहीं हो जाएगा, समान नागरिक संहिता से नहीं हो जाएगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून से नहीं हो जाएगा, धर्मांतरण नियंत्रण, सबको एक साथ करना पड़ेगा। और अब टाइम नहीं है कि पहले एक कर लें, फिर एक कर लें, फिर एक कर लें, फिर एक कर लें, ऐसे टाइम नहीं है अपने पास। 86,000 पर डे हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं, 2-3 हजार घुसपैठिए पर डे आ रहे हैं। घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बहुत तेजी के साथ बन रहा है। हमारे आपके पास उतने डॉक्यूमेंट नहीं है जितना डॉक्यूमेंट घुसपैठियों ने बना लिया है। और मैं तो यहाँ पे एक दिन रंगपुरी पहाड़ी पे जाके देख के आया, इधर यमुना जी के खादर में देख के आया, ओखला में देख के आया, सारे घुसपैठियों के पास कागज है, उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कानून भी बनाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खिलाफ नोटबंदी वगैरह भी करनी पड़ेगी, और समान शिक्षा भी लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता भी करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण बनाना पड़ेगा, कई तरीके काम करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। एक दो से बात नहीं बनेगी। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, इतनी देर आपने मुझे सुना, गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बोले मां कालका की। बहुत बहुत धन्यवाद।